गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग आवाज सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर। गुड इवनिंग सबको। कल हम लोगों ने बेटा यहाँ तक पढ़ लिया था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम, या फिर बेटा फ्री एक्सपेंशन। हाँ बीरबल, हाँ सर। क्या हुआ? कौन से वाले में सर? तुम्हारे केस वाले बेटा, एक मिनट बता। हाँ सर 30 तारीख डेट लगाई है, वो कह रहा है वो फाइनल डेट है, उस पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, अभी किया नहीं इसमें? नहीं अभी नहीं, फाइनल डेट 30 लगाई है। हम्म। और दूसरे? अभी बात हुई थी 1-1.5 घंटे पहले फोन। अच्छा, दूसरा वाला मैटर? तो सर दूसरा वाला हम उसमें अकाउंट में भेजते हैं, मोबाइल वगैरह पे थोड़ा सा अभी आजकल में दिक्कत है, तो हम 2-3 दिन बाद आप वहीं रहोगे तभी भेज देंगे। नहीं हो पाया क्या? नहीं अभी सर आजकल में नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आप 20 तारीख को है ना, वहाँ 22-23 को। हाँ तो हम भेज देंगे सर। चलो ठीक है सर, मतलब कर देंगे आप। ठीक ठीक लेकिन आजकल में दिक्कत हो रही है। ठीक ठीक सर। हाँ बेटा, ये हम लोगों ने कर लिया था कल। बोलो भाई। यस सर, यस सर। एडियाबैटिक का मतलब Q बराबर 0, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन 0। फर्स्ट लॉ में रखा दोनों बेटा, डेल्टा E 0। डेल्टा E 0 का मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक के साथ साथ बेटा कैसा है? आइसोथर्मल। ठीक है बेटा। यस सर। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एडियाबैटिक Q 0, फ्री एक्सपेंशन W 0। दोनों को फर्स्ट लॉ में रखा, डेल्टा E 0। डेल्टा E 0 होने का मतलब प्रोसेस बेटा कैसा है? आइसोथर्मल। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ये सब बेटा बता दिया था कल। आइसोबेरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ था। चलिए, बस बेटा वो स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए। अब आइए बेटा इंथैल्पी। इंथैल्पी को बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल H से। आपके पास बेटा एक सिस्टम है, सिलेंडर में आइडियल गैस भरी है। आइडियल गैस का मतलब सिस्टम। आपने बेटा उस सिस्टम की हीट का यानी एनर्जी का मेजरमेंट किया। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया तो उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम में जितनी एनर्जी होती है उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। हीट प्रेजेंट इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। किससे डिनोट होता है? कैपिटल एच से। ठीक बेटा। और मैथमेटिकली बेटा इंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी।
and pressure volume work. The sum of internal energy and pressure volume energy is known as enthalpy. H is equal to क्या होता है? E plus PV. कोई दिक्कत? No, बोलो sir. बेटा। इसको बेटा अगर चेंज के फॉर्म में लिखे तो तीनों जगह बेटा डेल्टा लगा दो। देखो ये बेटा चेंज के फॉर्म में हो गया। अब अगर बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज के फॉर्म में लिखना है तो P बाहर ले लो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेना है V बाहर ले लो। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा तो P बाहर कर दिया, डेल्टा V के साथ चला गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है, V बाहर ले लिया, डेल्टा P के साथ चला गया। ठीक। और अगर बेटा आपके सिस्टम में आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। बेटा इस पीवी की जगह एनआरटी रख दो। अब देखो बेटा जब भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो बेटा नंबर ऑफ मोल कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो बेटा डेल्टा किसके साथ आ गया? टी के साथ। कोई दिक्कत? No, sir. अगर बेटा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या होगा? 0। डेल्टा टी 0 होगा, डेल्टा ई 0 होगा, तो डेल्टा एच भी बेटा क्या होगा? 0। बोलो भाई। ऑलरेडी आपको मालूम है भाई डेल्टा ई बराबर क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी। आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है? 0। तो डेल्टा एच क्या होगा? 0। डेल्टा ई क्या होगा? 0। ठीक। Yes, बोलो। sir. और अगर बेटा केमिकल रिएक्शन है तो ऑलरेडी थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा, अगर एक केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा ई पूछ रहा है, डेल्टा ई दिया है, डेल्टा एच पूछ रहा है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डिफरेंस डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, डेल्टा एनजीआरटी। ऑलरेडी पता है कि नहीं? और अगर बेटा नॉन आइडियल गैस है तो आप बेटा पीवी की जगह कुछ नहीं कर सकते हो, केवल P2V2 माइनस P1V1। अगर नॉन आइडियल लिखा है तो इसको यूज कर लेना। ठीक। Yes, sir. फिर से देखो बेटा, मैथमेटिकली इंथैल्पी H किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी E प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी PV। चेंज के फॉर्म में करना है, तीनों जगह बेटा डेल्टा लगा दिया। कांस्टेंट प्रेशर है तो P बाहर, डेल्टा V के साथ चला गया। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V बाहर, डेल्टा P के साथ चला गया। फिर अगर आइडियल गैस है तो PV की जगह बेटा nRT रख दिया। एक्सपेंशन या कंप्रेशन में नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होता, आर वैसे ही कांस्टेंट है, nR बाहर हो गया तो डेल्टा किसके साथ चला गया? T के साथ। इक्वेशन क्या बनी? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस nR डेल्टा T। और अगर बेटा आपके आइडियल गैस का एक्सपेंशन आइसोथर्मल है, डेल्टा T 0, डेल्टा E 0, डेल्टा H भी 0। और अगर बेटा नॉन आइडियल गैस है तो पीवी की जगह क्या लिख देना? P2V2 माइनस P1V1। और अगर केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा एच दिया, डेल्टा ई पूछ रहा, डेल्टा ई दिया, डेल्टा एच पूछ रहा, या डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा, तो रिलेशन आप सबको याद है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फिर हमने बताया था 3 केस होते हैं, डेल्टा एनजी बराबर 0, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एनजी लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। ठीक बेटा? यस सर। अब आइए बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंथैल्पी। तो जो बेटा आपके इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट वही सब पॉइंट है। इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी भी बेटा स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। तो अगर बेटा आपको डेल्टा एच निकालना है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, या फिर बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इंथैल्पी बेटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितनी भी एनर्जी है सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट। साइक्लिक प्रोसेस में बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है? सेम। तो डेल्टा एच क्या होगा? 0। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। फिर अगर बेटा आपके सिस्टम में आइडियल गैस है तो एंथैल्पी चेंज आइडियल गैस की किस फार्मूले से दी जाएगी, NCP डेल्टा टी। और बेटा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, एंथैल्पी भी जीरो। ठीक है बेटा। Yes. ये सब तो क्वेश्चन आपको फर्स्ट लॉ वाले हमने कराई दिए। हीट कैपेसिटी कल बताई दी थी आपको, स्पेसिफिक हीट बता दी थी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑलरेडी उस शीट में है ही है सब। फिर भी मैं ये वाला भेज दूंगा आपको। अब आइए बेटा वर्क डन। देखो बेटा वर्क बेटा दो तरीके का होता है। एक एक्सपेंशन वर्क और दूसरा होता है बेटा नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क को बेटा हम लोग बोलते हैं पीवी वर्क। एक्सपेंशन वाले वर्क में बेटा वॉल्यूम का चेंज होना इसेंशियल होता है, वॉल्यूम बेटा जरूर चेंज होता है। और जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है बेटा उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। नॉन एक्सपेंशन वर्क का दूसरा नाम होता है यूजफुल वर्क, वो बेटा फ्री एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो बेटा वर्क डन दो तरीके का होता है, एक बेटा एक्सपेंशन वर्क, एक नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क में बेटा वॉल्यूम चेंज इसेंशियल होता है, यही वाला बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है नॉन एक्सपेंशन वर्क जिसका नाम होता है यूजफुल वर्क, बेसिकली वो फ्री एनर्जी के बराबर होता है, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। फिर देखो बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब एक्सपेंशन वर्क, वॉल्यूम का चेंज होना एसेंशियल है। तो देखो बेटा ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क दो केस में निकाला जाता है। इरिवर्सिबल, बोलो बेटा इरिवर्सिबल में क्या बताया था हमने कल, ड्राइविंग फोर्स यानी पी गैस, अपोजिंग फोर्स यानी पी एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेस आसानी से रिवर्स नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल यानी अपोजिंग फोर्स, पी गैस यानी ड्राइविंग फोर्स लगभग इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बेटा पी गैस के लगभग बराबर, तो स्लाइटली कम होता है। फिर मैंने बताया था बेटा रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है, वर्क डन बेटा किस पे डिपेंड करता है, पी एक्सटर्नल पर, और रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल मैक्सिमम पी गैस के बराबर होता है, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम होता है। जबकि इरिवर्सिबल में जिसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं यानी पी एक्सटर्नल पी गैस से बहुत कम, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं जो आइसोबैरिक का फार्मूला है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इरिवर्सिबल वर्क डन W एक्सपेंशन माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से निकालते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
बस इसमें पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? वर्क बेटा डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे जिसके अगेंस्ट में वर्क किया जाता है, और एक्सटर्नल प्रेशर बेटा रिवर्सिबल में मैक्सिमम यानी पी गैस के बराबर होता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज कंप्रेशन हो जाएगा। इसलिए वर्क डन बेटा मैक्सिमम होता है। और बेटा ई रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम क्यों नहीं होता? वर्क किस पे डिपेंड करता है? पी एक्सटर्नल पर। पी एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड पी गैस से बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई वर्क डन कम होता है। क्लियर? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 149 पढ़िए, समझिए, फिर आंसर बताइए। मैंने 3 वर्ड बोले, पढ़िए, समझिए, फिर आंसर बताइए। बोलो बेटा, पढ़ लिया? अच्छा ये बताओ, पढ़ लिया? बोलो बेटा। हाँ सर, पढ़ दिए। कुछ समझ में आया? एक्स और वाई 2 पर्सन है, इसके पास भी 2,000 रुपए है, इसके पास भी 2,000 रुपए है। ठीक, सर ऑप्शन सर देख सकते हैं। ऑप्शन क्यों दिखा है? तो अपना कॉन्सेप्ट सीखोगे, ऑप्शन सीखोगे? इसको जरा पहले समझो। एक्स और वाई दोनों के पास 2,000 रुपए है। इसने बेटा सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। एक्स और वाई 2 पर्सन है, इसने बेटा 1,500 रुपए खर्च किए और इसने बेटा केवल 400 रुपए खर्च किए। तो बोलो बेटा इसके पास कितने बचे? 500। इसके पास बोलो कितने बचे? 1,600। 1600। तो बताओ बेटा कौन ज्यादा अमीर नजर आ रहा? वाई। वाई, क्योंकि उसने खर्च कम किया। ठीक, समझ गए? सर एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना टी रिवर्सल ज्यादा होगा। है। टी रिवर्सल ज्यादा होगा। टेम्परेचर, हाँ चलिए मैं बता ई रहा हूँ कि रिवर्सल, ई रिवर्सल ज्यादा होगा सर, ई रिवर्सल। क्यों। बताओ बेटा क्यों। क्योंकि सर साउंड रहा है कि 5 किलो में हम्म, साउंड रहा है 5 किलो में तो ऐसे क्या करो? वॉइस लैग कर रही है। क्या करो बेटा? सर आवाज, आइसोलेटेड सिस्टम में, सर आइसोलेटेड सिस्टम में Q इक्वल टू 0 होगा। हाँ
और फास्ट लॉसेस इरिवर्सिबल ज्यादा होगा वर्क डन। है फास्ट लॉसेस सर इरिवर्सिबल, तो वर्क डन ज्यादा होगा सर, इसलिए किस में वर्क डन ज्यादा होगा? सर इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी इतनी देर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है। अभी बोला हमने, कल से चिल्ला रहे हैं। क्यों भाई, कल से बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। तो फिर क्या दिमाग लगा रहे हो यार? देखो बेटा, दोनों में देखो बेटा, आइडियल गैस भरी हुई है, आइसोलेटेड है, मतलब सिलेंडर की वॉल इंसुलेटेड है, अंदर से हीट बाहर जा नहीं सकती, बाहर से हीट अंदर आ नहीं सकती। पिस्टन बेटा दोनों में ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सपेंशन। तो बोलो बेटा, डेल्टा ई बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू बताया था। डेल्टा ई किसके बराबर हुआ? डब्ल्यू, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। कल बताया था। यस तो बोलो बेटा, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है? सर। अरे यार, सब कुछ तो सामने लिख दिया, उसके बाद देखो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। एक्सपेंशन हो रहा, बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो गैस को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? सर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेटा वर्क में कन्वर्ट हो रही है। मान लो इसके पास बेटा 200 जूल एनर्जी है, इसके पास भी 200, 2000 इसके पास भी है, 2000 इसके पास भी। ठीक, इसने बेटा वर्क में 1500 खर्च कर दी, इसने वर्क में बेटा केवल 400 खर्च की। तो बोलो बेटा, पहले वाले में कितनी हीट बची? 500। दूसरे वाले में कितनी हीट बची? 1600। बोलो किस में हीट ज्यादा है? दूसरे रिवर्सिबल वाले में। इरिवर्सिबल वाले में। और जिसमें हीट ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा हो। तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1। समझे? बोलो। यस सर। फिर से देखो भाई, देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाहर से हीट मिल नहीं रही, तो वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही? इंटरनल एनर्जी से। बेटा रिवर्सिबल में वर्क डन बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम। तो जितना ज्यादा वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी उतनी तेजी से घटेगी, और इंटरनल एनर्जी अगर तेजी से घटेगी तो बेटा टेम्परेचर भी तो तेजी से घटेगा। यस सर। एक मिनट बेटा। हाँ मिश्रा जी। अरे सर, मार्कशीट अब ले जाइए ना उसको। बना दिया उन्होंने? मार्कशीट टीसी सब, अरे 2 दिन पहले मैसेज डाला, आपने मैसेज ही नहीं देखा, देखिए। चलो ठीक है, ले लेंगे। कहाँ है? हैं? कानपुर में है, उड़ीसा? नहीं, घर पे ही है, पढ़ा रहे हैं क्लास, अभी बात करते हैं। अच्छा। ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा रिवर्सिबल में चूंकि वर्क डन मैक्सिमम है, तो इंटरनल एनर्जी बहुत तेजी से घटेगी, तो टेम्परेचर में फॉल बहुत ज्यादा होगा। और इसमें इरिवर्सिबल में वर्क डन कम हो रहा, तो बेटा इंटरनल एनर्जी तेजी से नहीं घटेगी, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक। यस सर। अब आइए बेटा, वर्क डन इन रिवर्सिबल
आइसोथर्मल प्रोसेस। जब भी बेटा रिवर्सिबल लिखा हो तो रिवर्सिबल मानना, और अगर बेटा रिवर्सिबल नहीं लिखा और कह रहा हूं मैक्सिमम वर्क निकालो, तो अगर कभी मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने को बोले इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है। ठीक है, तो देखो बेटा वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आपके पास बेटा एक ये सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, मान लो n मोल। गैस का बेटा प्रेशर P गैस है, जिसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा वो P एक्सटर्नल है। आपका पिस्टन बेटा रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पर है, तो P एक्सटर्नल बराबर P गैस, और P गैस बेटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि कंप्रेशन होगा। अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर को एक स्मॉल अमाउंट डीपी डिक्रीज कर दे, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को डीपी घटा दे, तो पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो गया। अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर घट गया और पी गैस, तो बेटा पी गैस पी एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा। ज्यादा होगा तो बोलो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन। एक्सपेंशन। ठीक, तो अगर बेटा आपने प्रेशर को स्मॉल अमाउंट डीपी घटा दिया, तो बेटा एक्सपेंशन के कारण मान लो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, डीवी। तो वर्क डन बेटा क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो देखो वर्क डन, वॉल्यूम बेटा इतना चेंज हुआ, और ये एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट में हुआ है, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी के, क्योंकि जब पी एक्सटर्नल था तब तो बेटा एक्सपेंशन ही नहीं होगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई किया, डीपी बेटा बहुत छोटा है, डीवी बहुत छोटा है, उनका प्रोडक्ट और छोटा होगा, जीरो मान लिया, तो डी डब्ल्यू बेटा हुआ माइनस पी डीवी। ठीक, टोटल के लिए बेटा, और पी देखो यहाँ पर प्रेशर बेटा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, प्रेशर की जगह बेटा क्या लिख सकते हो, एन आर टी अपॉन वी। टोटल के लिए बेटा क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक। तो ये W आया, माइनस एन आर टी बाहर ले लिया, V1 अपॉन V2 1 अपॉन वी डी वी, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी। फिर लोअर लिमिट लगा दिया, हायर लिमिट लगा दिया। आप बेटा केवल ये फार्मूला याद कर लेना बस। तो देखो बेटा, रिवर्सिबल क्वेश्चन में अगर लिखा हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, या लिखा हो आइसोथर्मल प्रोसेस मैक्सिमम वर्क निकालिए, तो ये बेटा फॉर्मूला है, W एक्सपेंशन माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। और बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ लगता है, P1 V1 बराबर P2 V2, तो V2 बाई V1 की जगह P1 बाई V2। दो वॉल्यूम दिया है तो ये वाला यूज करना, दो प्रेशर दिया है तो ये वाला यूज करना। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है तो जरा नीचे वाले क्वेश्चन को करो। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क in isothermal expansion of 64 gram oxygen at 27 degree C from a volume of 5 liter to 25 liter। जूल में जरा बेटा कैलकुलेट करके बताओ। जूल में कैलकुलेट करके बताओ।
आया? आया भाई? देखो बेटा ये फार्मूला है, -7.8 किलो जूल। देखो 2.303, नंबर ऑफ मोल हो गया 2, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 300, log 25/5, log 5 0.7, कितना आएगा बेटा? सर -7.8 किलो जूल। 0. -7.8 किलो जूल। आर क्या रखा आपने? 8.31। तो फिर तो बेटा जूल में आएगा, किलो जूल कहाँ से होगी? अरे भाई ये देखो 3, अरे यार, सर 300 भी है ना? हाँ उसका कौन गुणा करेगा? -2.303, 300 का डबल कर दो, 600 इंटू 8.31 इंटू 0.7, गुणा कर लेना है। फिर आओ बेटा, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बेटा एडियाबैटिक है तो Q क्या होगा? 0। फर्स्ट लॉ में रखा, Q की जगह 0 कर दिया तो डेल्टा E बराबर W, या तो बेटा दोनों प्लस या दोनों माइनस। पहले वाले का स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम, डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, और इंटरनल एनर्जी चेंज किससे निकालते हैं? NCV डेल्टा T से। बेटा CV की जगह आप NR/γ-1 भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, CP माइनस CV इक्वल टू R, CV से डिवाइड कर दिया, CP/CV, CV/CV1, R/CV, CP/CV की जगह गामा कर दिया, -1 R/CV, तो CV R/γ-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो बेटा। सर ऊपर वाले सर जो ऊपर वाला अभी क्वेश्चन था हम्म, सर, उसका आंसर 8037 आ रहा है। अब जो भी आएगा बेटा सॉल्व कर लो। इतना ही आ ठीक है, ये एडियाबैटिक वाला एक बार समझ और में आया? बता दीजिए। देखो बेटा, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। देखो बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है बेटा, Q इक्वल टू क्या होगा? 0। फर्स्ट लॉ में गए बेटा, डेल्टा E क्या है? Q प्लस W, तो बेटा Q आपने 0 रख दिया तो डेल्टा E किसके बराबर हो गया? W के। या तो बेटा दोनों प्लस या दोनों माइनस। दोनों प्लस होगा तो स्टेटमेंट कल क्या बताया था? वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, दोनों माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो बेटा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में
वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। और इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं? एन सी वी डेल्टा टी। आप बेटा सीवी की जगह एन आर अपॉन गामा -1 लिख सकते हो, और डेल्टा टी की जगह T2 - U। देखो बेटा कैसे, आपको मालूम है सीपी माइनस सीवी बेटा क्या होता है? कैपिटल आर। इसको बेटा सीवी से डिवाइड कर दो। ये बेटा क्या हो गया? गामा। ये हो गया -1 आर अपॉन सीवी। तो सीवी बेटा क्या हो गया? आर अपॉन गामा -1। ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं पूछता है, वर्क डन बेटा केवल इसमें पूछेगा, दो मेथड में। आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पर लिखा हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये तो सीट का पहला क्वेश्चन है। अब आइए बेटा इंट्रोपी। देखो बेटा इंट्रोपी, देखो बेटा इंट्रोपी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। जैसे इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, इंट्रोपी भी बेटा एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, जो हमें ये बताती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। ठीक है बेटा, सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, ये कौन बताता है? इंट्रोपी। तो इंट्रोपी बेटा एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। बोलो बेटा किसके लिए डिफाइंड होगी? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम? मैक्रो के लिए डिफाइंड होगी या माइक्रो के लिए? बेटा थर्मोडायनामिक्स में जो कुछ भी पढ़ते हो सब मैक्रो के लिए। मैटर इन बल्क, इंट्रोपी बेटा एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ठीक, विच इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी रैंडमनेस है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बेटा एंट्रोपी होगी। रैंडमनेस जितनी ज्यादा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा। अगर फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप सबको मालूम है गैसियस स्टेट में एंट्रोपी क्या होगी? हाईएस्ट। सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी बेटा क्या होगी? लोवेस्ट। बोलो भाई, सबको मालूम है ना? Yes, sir. तो देखो बेटा एंट्रोपी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, जो हमें ये बताती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी रैंडमनेस है। जितना ज्यादा एंट्रोपी, रैंडमनेस उतनी ज्यादा। जितना ज्यादा डिसऑर्डर, एंट्रोपी उतनी ज्यादा।
गैस में इंट्रोपी मैक्सिमम, सॉलिड में इंट्रोपी मिनिमम। अब आइए बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोपी। तो बेटा इंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक के पहले 3 पॉइंट वही है जो इंटरनल एनर्जी के थे, जो एंथैल्पी के। इंट्रोपी बेटा एक स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन में बेटा 3 याद रखना, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, पाथ, बाकी सब स्टेट। इंट्रोपी बेटा एक स्टेट फंक्शन है। तो बोलो बेटा स्टेट फंक्शन का चेंज कैसे निकाला जाता है? बोलो भाई। डेल्टा एस फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और अगर बेटा केमिकल रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंट्रोपी दी है, तो डेल्टा एस क्या होगा? सभी प्रोडक्ट की इंट्रोपी का सम माइनस सभी रिएक्टेंट की इंट्रोपी का सम। फिर देखो बेटा इंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट। मतलब बेटा जितनी ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। फिर बेटा साइक्लिक प्रोसेस, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम, चेंज बेटा क्या होगा? जीरो। तो चाहे बेटा इंथैल्पी चेंज हो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो या एंट्रोपी चेंज, साइक्लिक प्रोसेस में बेटा क्या होता है? जीरो। ठीक। फिर बेटा इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स की इंट्रोपी चेंज निकालनी है, ठीक, तो पहले सिस्टम की इंट्रोपी चेंज निकालिए, सराउंडिंग की इंट्रोपी चेंज निकालिए। यूनिवर्स किससे बनता है? सिस्टम और सराउंडिंग से। तो इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ठीक बेटा। बोलो। Yes, sir. और याद रखो इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का दूसरा नाम डेल्टा एस टोटल भी होता है। डेल्टा एस टोटल का मतलब इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। फिर देखो बेटा इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम अगर आपको निकालना है, ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैनर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चलो इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। देखो बेटा इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम entropy change of system is given by following relation। तो बेटा एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जहां पर बेटा Q रिवर्सिबल क्या है?
heat taken by the system or given by the system when process is isothermal and रिवर्सिबल। तो बेटा अगर आपको इंट्रोपी चेंज निकालना, तो इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट टेकन बाय द सिस्टम और गिवन बाय द सिस्टम जब प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल और रिवर्सिबल। अगर बेटा Q हीट टेकन बाय द सिस्टम है तो Q क्या होगा? प्लस इंट्रोपी बढ़ेगी। हीट गिवन बाय द सिस्टम है, Q क्या होगा? माइनस इंट्रोपी बेटा घटेगी। एंडोथर्मिक में इंट्रोपी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक में इंट्रोपी घटती है। ठीक है बेटा, याद रहेगा? Yes, बोलो। sir. चलिए फिर देखो पॉइंट नंबर 6। देखो 6, 7, 8, 9 ये 4 पॉइंट है, चारों पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बेटा आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो बेटा यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0 होती है। किसमें? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। तो बेटा अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स 0, यानी डेल्टा एस टोटल 0। लेकिन बेटा सिस्टम या सराउंडिंग की 0 नहीं होगी। सिस्टम या सराउंडिंग की डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है। अगर सिस्टम की डिक्रीज करेगी तो सराउंडिंग की इंक्रीज करेगी, सिस्टम की इंक्रीज करेगी तो सराउंडिंग की डिक्रीज। बेटा जैसे वो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ इसको 0 रखा तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब जैसे देखो बेटा, ये आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम सराउंडिंग से क्यों हीट ले रहा है? तो हीट टेकन बाय द सिस्टम है, तो देखो सिस्टम की इंट्रोपी चेंज बेटा क्या हुआ? क्यू डिवाइड बाई टी, बढ़ रही। सराउंडिंग की बेटा उतनी घटेगी, माइनस क्यू डिवाइड बाई टी। सम करोगे तो बेटा क्या आएगा? 0। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। फिर बेटा पॉइंट नंबर 8, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, क्यू बराबर 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो बेटा सिस्टम की भी इंट्रोपी चेंज 0 होती है, सराउंडिंग की भी 0 होती है, यूनिवर्स की भी 0 होती है। अगर प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल होगा तो बेटा इंक्रीज करती है। तो बेटा हर वर्ड पे ध्यान देना है। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, तो सिस्टम की इंट्रोपी चेंज 0, सराउंडिंग की इंट्रोपी चेंज 0, यूनिवर्स की इंट्रोपी चेंज 0। ठीक बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस, यानी थ्रू आउट प्रोसेस इंट्रोपी बेटा सेम। फिर पॉइंट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्रोसेस बेटा
नॉन आइडियल है, यानी इरिवर्सिबल है, यानी स्पॉन्टेनियस है, यानी नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी नेचुरल है। तो बेटा सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, सभी नेचुरल प्रोसेस में, यानी सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बेटा हमेशा इंक्रीज करती है। डेल्टा एस यूनिवर्स यानी डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के टर्म में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? सभी नेचुरल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। ठीक बेटा? बोलो बोलो भाई। यस सर। प्रभाकर विश्वास समझ में आ रहा भाई? यस सर। अब बेटा लास्ट पॉइंट आइए, एट इक्विलिब्रियम। आप बेटा इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबल आइसोथर्मल भी कह सकते हो। बोलो कह सकते हैं? बोलो बेटा। यस सर। यस सर, कह सकते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल है तभी तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और बेटा इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइसोथर्मल है। एट इक्विलिब्रियम यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज बेटा 0 होती है, सिस्टम सराउंडिंग की नहीं। डेल्टा सिस्टम बराबर डेल्टा सराउंडिंग। तो बेटा ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 9 दोनों सेम है। तो चाहे बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाए या एट इक्विलिब्रियम बोला जाए, बात एक ही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0। सिस्टम की इंक्रीज करेगी, सराउंडिंग की डिक्रीज। जैसे देखो बेटा, आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम है, ठीक? तो बेटा आइस सराउंडिंग से हीट लेता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। देखो सिस्टम में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बेटा एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उतनी ही घट जाएगी, और इक्विलिब्रियम पर देखोगे तो दोनों का सम बेटा क्या होगा? 0। समझ गए भाई? यस सर। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। खास तौर पे पॉइंट नंबर 8, सभी नेचुरल प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। फिर आइए बेटा, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट केसेस, या बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी बेटा कैसे वेरी करती है, कैसे डिपेंड करती है? वेरियस फैक्टर पे। पहला देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक सिलेंडर में आइडियल गैस है 1 मोल, 300 केल्विन पर है। अगर उसका टेम्परेचर बेटा 400 केल्विन कर दें तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
वेलोसिटी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, यस सर, बोलो। यस सर, तो हायर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी एंट्रोपी। जैसे देखो आयरन का एक पीस है 300 केल्विन पर, आपने उसका टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक, आइए बेटा नंबर 2, अमाउंट ऑफ गैस। एक सिलेंडर में 1 मोल गैस है गिवन वॉल्यूम में, आप बेटा उसमें 5 मोल गैस कर दो, वॉल्यूम प्रेशर सब सेम है। अब बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, नो चेंज। बढ़ेगी। बेटा देखो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट। अगर बेटा गैस का अमाउंट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे, एंट्रोपी बेटा क्या होगी, बढ़ जाएगी। वी नो दैट entropy is an extensive property. Higher is the mass, higher will be entropy. देखो बेटा एंट्रोपी को केवल मूवमेंट से नहीं देखा जाता। अब जैसे मान लो एक हॉल है, 50 बच्चे उसमें बैठ के पढ़ सकते हैं। हॉल का बेटा वॉल्यूम फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अगर उसमें हम 100 बच्चे और बैठालने की कोशिश करें तो बोलो रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी, यस सर, बढ़ जाएगी ना। यस सर, चलिए फिर आइए बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। देखो बेटा एक ये सिलेंडर है, इसमें 1 मोल गैस भरी हुई है, इतना बेटा वॉल्यूम। ठीक, 1 लीटर वॉल्यूम है। अगर बेटा वॉल्यूम 5 लीटर कर दोगे तो रैंडमनेस बढ़ अब जाएगी। अब देखो बेटा पहले गैस के मॉलिक्यूल 1 लीटर में घूम रहे थे, अब 5 लीटर में घूमेंगे, ज्यादा दूर तक घूमेंगे, एंट्रोपी बेटा क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। जैसे 1 मोल नाइट्रोजन 4 एटीएम पर है, आपने प्रेशर घटा के 1 एटीएम कर दिया, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक बेटा, यस सर। तो देखो बेटा हायर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी एंट्रोपी। ठीक है, फिर एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा मास एंट्रोपी उतनी ज्यादा। ठीक है, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। याद रखना जब एक वेरिएबल को बात करते हैं तो दूसरे को फिक्स मानते हैं। जब वॉल्यूम का इफेक्ट देख रहे हैं तो गैस का अमाउंट फिक्स है। बेटा मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा गैसों को मिक्स करते हो तो बेटा मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, 2 गैसें अपने आप मिक्स हो जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो जो प्रोसेस अपने आप होता है वो स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बेटा एंट्रोपी बढ़ती है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा गैस मिक्स करोगे एंट्रोपी बेटा बढ़ेगी। ठीक है, mixing of gas is a spontaneous process, so in every spontaneous process entropy increases. Second law of thermodynamics। अगर बेटा आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, आयन में डिसोसिएट हो रहा,
तो बेटा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन में बेटा एंट्रोपी बढ़ती है। कोई पूछे क्यों, तो बोलोगे बेटा आयनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपका सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेता है और आयन में कन्वर्ट होता है। एंडोथर्मिक में बेटा एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। समझ गए? एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, फॉर्मिक एसिड है और बेटा इससे आयन बन रहा है। आयन का साइज बेटा मॉलिक्यूल से छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब आइए बेटा एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। आपको बेटा 4 रिएक्शन दी होगी, पूछेगा बताओ किसमें एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम है, किसमें मिनिमम है, किसमें नो चेंज। सबसे पहले बेटा डेल्टा एनजी निकाल लेना, सबको निकालना आता है। वही डेल्टा एनजी है जो केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी में था। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आरटी में था। निकाल लोगे ना? फिर देखो 3 केस, डेल्टा एनजी बराबर 0, एंट्रोपी चेंज 0। जैसे ये 2 रिएक्शन है, ठीक है। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, एंट्रोपी बढ़ेगी। देखो इन दोनों का डेल्टा एनजी, इसका +1 है, इसका +3 है। अगर डेल्टा एनजी बेटा लेस देन 0 है, फॉर्मेशन बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंट्रोपी बेटा डिक्रीज। हैबर प्रोसेस का डेल्टा एनजी -2, इसका -1। अब अगर इन दोनों में पूछे कि किसमें एंट्रोपी मिनिमम होगी, तो जहां डेल्टा एनजी ज्यादा निगेटिव होगा वहां मिनिमम हो जाएगी। ठीक, बोलो। यस सर। फिर आइए बेटा एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बेटा जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो बस आप सिंपल फंडा याद रखो। अगर आपका फिजिकल स्टेट फिजिकल चेंज, अगर आपका स्टेट चेंज एंडोथर्मिक है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है तो एंट्रोपी घटेगी। और आप सबको मालूम है सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड से गैस में जाना वेपोराइजेशन कहलाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है। तो बेटा फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन तीनों एंडोथर्मिक होते हैं। तीनों में एंट्रोपी चेंज बेटा पॉजिटिव होता है, जबकि कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक होता है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। सॉलिडिफिकेशन एक्सोथर्मिक होता है, एंट्रोपी डिक्रीज। तो जो प्रोसेस बेटा एंडोथर्मिक, एंट्रोपी बढ़ेगी। जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, एंट्रोपी घटेगी। कोई दिक्कत बेटा? नहीं, नो सर। चलो दिक्कत क्रिएट करते हैं। अंडे का नाम सुना है? यस सर। एग के अंदर लिक्विड स्टेट होती है, यस बोलो। सर। अगर उसको हम बॉयल करते हैं तो उबला अंडा सबने खाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं खाया होगा। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सॉलिड में। बताओ एंट्रोपी बढ़ी
घटी, नो चेंज। घट गई, इंक्रीज जाती हो है। जाएगी। बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ये बेटा एक्सेप्शनल केस है, बढ़ जाती है इसमें। यस सर। अब जरा कोई बताएगा क्यों बढ़ जाती है? प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाता प्रोटीन है। का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सर बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर जाता पे। है। देखो बेटा, अंडे में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसको बांधता है? एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल। जब आप गर्म करते हो तो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं, एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल पहले से फ्री हो जाते हैं, रैंडमनेस बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसको आप बोलते हो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक बेटा, बोलो भाई। यस सर। तो अभी तक बेटा ये एंट्रोपी का हम लोगों ने थियोटिकल पार्ट कर लिया। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर। For which reaction from the following delta S will be maximum? सेकंड तुरंत बेटा Second. क्या निकालोगे? डेल्टा एन डेल्टा जी। एन जी। इसका डेल्टा एन जी बेटा पहले का -1/2 है, दूसरे का +1, तीसरे का 0, चौथे का 0। आंसर क्या हुआ? सेकंड। बताओ बेटा 104। सर हाँ बोलो। सर मान लीजिए किसी दो रिएक्शन का डेल्टा एन जी सेम आ जाए, हम्म, तो जिसमें सॉलिड वाला होगा ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसको ज्यादा बताएंगे स्पॉन्टेनियस, या जिसमें जी नहीं, अ, दोनों में 0। ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। बताइए जरा इसको, इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। देखो, एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों की मोलर इंट्रॉपी चेंज दी है, यानी 1 मोल के लिए। बोलो रिएक्शन के लिए इंट्रॉपी चेंज कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू 186.7 सर रिएक्टेंट 4 हो, आ रहा है। और ये बेटा 130.6223। यही किया है यस सर, यही। बेटा। ठीक है, फोर्थ सही है। आइए Yes, बेटा sir. 105। Which reaction occur with the greatest increase of entropy? तुरंत डेल्टा एन जी निकालो। इसका डेल्टा एन जी बेटा कितना है? 3। इसका 0, इसका 0, इसका 0। चलो, सॉलिड स्टेट में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था, बताओ कौन सा सही स्टेटमेंट है? एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर, entropy of all crystalline substance is taken to be 0। सही है या गलत? गलत है सर। गलत है। गलत क्या है। गलत है? ऑल नहीं होगा। परफेक्टली ऑल की जगह होता है परफेक्ट, परफेक्टली। तो थर्ड वाला ज्यादा सही है। यस सर।
अब आइए बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी की कैलकुलेशन। देखो बेटा, एंट्रोपी जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाला जाता है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और अभी हमने पीछे बताया, जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, आइसोथर्मल होता है, तो बेटा एंट्रोपी चेंज, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट टेकन बाय द सिस्टम या फिर हीट गिवन बाय द सिस्टम। अगर हीट टेकन बाय द सिस्टम है तो क्यू क्या होगा? प्लस एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम है, क्यू क्या होगा? माइनस एंट्रोपी घटेगी। क्यू प्लस का मतलब एंडोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ेगी, क्यू माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक एंट्रोपी घटेगी। अब बेटा फॉर्मूले से यूनिट निकाल लो। अगर क्यू हम जूल में लेते हैं तो ये जूल पर केल्विन, कैलोरी में लेते हैं तो कैलोरी पर केल्विन। कोई दिक्कत? फिर बेटा मोलर एंट्रोपी चेंज। जब बेटा आपके सिस्टम में अमाउंट कितना होगा? 1 मोल, यानी जब आप एंट्रोपी चेंज 1 मोल के लिए निकालोगे तो उसको बोलोगे मोलर एंट्रोपी चेंज। और कभी अगर बोला जाए मोलर एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो क्वेश्चन में अमाउंट कुछ भी दिया उससे कोई लेना देना नहीं। आपको कितने के लिए निकालना होगा? 1 मोल के लिए। जैसे अगर एसिड और बेस मिलाया, कह रहा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ, तो बेटा कितना मिलाया इससे कोई लेना देना नहीं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए पूछ रहा। तो मोलर एंट्रोपी चेंज का मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल। और जब 1 मोल होगा तो यूनिट कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। फिर देखो बेटा, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती, यानी जिसमें बेटा स्टेट चेंज होती। आपको बेटा क्या याद रखना है? जब भी बेटा फिजिकल स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर और प्रेशर बेटा कांस्टेंट होता है, यानी स्टेट चेंज आइसोबेरिक होता है एज वेल आइसोथर्मल। जैसे आइस से वाटर में, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा, टेम्परेचर और प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहता है। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, टेम्परेचर और प्रेशर बेटा कांस्टेंट। और बेटा हमेशा 2 स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। डेल्टा जी बेटा क्या होगा? 0। तो देखो बेटा, जब भी स्टेट चेंज होता है तो 2 स्टेट के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी बेटा क्या होगा? 0। और इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर और प्रेशर बेटा क्या होगा? सेम। अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। कोई दिक्कत? बोलो। बताओ ये बगल में क्यों लिखा हमने? इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। नॉट जीरो है। फिर आइए बेटा, आप सबको मालूम है गिब्स एल्मेटेज इक्वेशन ये होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? टीई। रख दिया 0, तो डेल्टा एच बराबर क्या है? टीई डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टीई।
आपको बेटा डेल्टा एच दिया होगा, पीई दिया होगा, डेल्टा एस निकालना होगा। अगर डेल्टा एच बेटा नहीं दिया है तो डेल्टा एच स्टेट चेंज में कैसे निकालते हैं, एम इंटू एल से। एल क्या है, लेटेंट हीट। और आप सबको मालूम है आइस के लिए लेटेंट हीट क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, मालूम है ना। यस सर। तो जरा इसका मतलब बताओ क्या होता है। आइस का लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में अगर कन्वर्ट करोगे 80 कैलोरी हीट आपको देनी पड़ेगी। सॉलिड से लिक्विड है तो लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड टू गैस है तो लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आप सबको रटा होगा वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एलवी कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, मालूम है ना। इसका क्या मतलब है, 100 डिग्री सी पर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर 1 ग्राम वाटर लिक्विड 1 ग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, 540 कैलोरी हीट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। अब देखो बेटा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की यूनिट सेम होनी चाहिए। ज्यादातर केस में डेल्टा एच बेटा किलो जूल में दिया होगा और डेल्टा एस आपसे जूल में पूछेगा, तो किलो जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करके फार्मूले पे रखना। फिर देखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो ये आपका जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज को एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कह लो। हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपसे कह रहा 1 मोल आइस 1 मोल वाटर में कन्वर्ट टू एंट्रोपी चेंज बताओ। ठीक, तो देखो बेटा आपको मालूम है, देखो हमने हीट नहीं दी तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, एम इंटू एल। बोलो बेटा 1 मोल आइस कितना होगा, 18 ग्राम। आइस का एल कितना होता है, 80। ये आपका डेल्टा एच हो गया। न्यूमरेटर में 1440 रखा, डिनोमिनेटर में 273, एंट्रोपी आ गई। कोई दिक्कत, अब अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे कह रहा होता, जैसे ये देखो क्वेश्चन, 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट किया, एंट्रोपी चेंज बताओ। आप पहले 10 के लिए क्या निकालोगे, हीट। 1 के लिए बेटा कितना होता है, 80, तो 10 के लिए 800 हो गया, यस सर। अपॉन बेटा 273। फिर बेटा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो जहां एफ लिखा था वहां वी कर दो। टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हीट डायरेक्ट ना दी हो तो यहाँ पर भी ml से निकाल लेना। जैसे देखो आपसे कह रहा 10 ग्राम वाटर 10 ग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, एंट्रोपी चेंज बताओ। तो बेटा डेल्टा एच निकाल लिया m इंटू एल से, m10 l 540 5400। डेल्टा एस बेटा वेपराइजेशन, ये वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, सॉल्व कर लिया। फिर अगर सब्लिमेशन है तो दोनों जगह सब्लिमेशन कर दो। और बेटा जब भी मोलर एंट्रोपी चेंज बोले अमाउंट कितना लेना, 1 मोल। ठीक, यस सर। आप बताओ बेटा फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, बताओ बेटा मोलर एंट्रोपी चेंज क्या होगा।
तो बेटा फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। बोलो डेल्टा एच भी कैसे निकालोगे, m इंटू एल। बोलो m कितना लोगे, 18, l बोलो नीचे बोलो क्या रखोगे, 373। यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ ना कुछ बोलोगे, हाँ सर। चलो बेटा देखो, वन जीरो थ्री का आंसर बोलो। देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, इंट्रोपी चेंज दिया है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। क्या करो बेटा, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन टी होगा। बोलो 400। तो डेल्टा एच, तो टी क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो देखो बेटा 30 इंटू 1000, नीचे बेटा कितना होगा 75, आंसर 400। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। 107 बोलो। मेरे बाद क्लास है किसी की क्या, मिश्रा सर की है। सर की क्लास है 7:30 में सर। वो कोर्स का पढ़ा रहे हैं आगे पढ़ा रहे हैं। कोर्स का ही सर। कोर्स का ही है सर। अब देखो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, टेम्परेचर दिया है, क्या पूछा है, एंट्रोपी। तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे, 2930, डिनोमिनेटर में 300, आंसर हो गया। यूनिट ऑफ एंट्रोपी, 9.76 यूनिट ऑफ एंट्रोपी जूल पर मोल पर केल्विन। पर केल्विन। 109 देखो, एंट्रोपी चेंज निकालना है, 1 मोल आइस 1 मोल वाटर में कन्वर्ट हुई। देखो डेल्टा एच दिया है, एंट्रोपी देखो किस में चाहिए, जूल में। न्यूमरेटर में क्या रखोगे 6000, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे 273। कर लोगे, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। इसको देखो, considering entropy as a thermodynamic parameter, criteria of spontaneous, कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 8 क्या था, सभी नेचुरल प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बेटा क्या होती है, इंक्रीज। तो ये बेटा एंट्रोपी वाले जितने क्वेश्चन है ना, 102 से लेकर 119 तक, ठीक है, इवन 124 तक, ये सब बेटा ट्राई कर लेना। ठीक, बोलो सर? भाई। हाँ बोलो बेटा। सर ये वाला चैप्टर और कितने लेक्चर लगेंगे इसमें? तुम्हें कहीं जाना है क्या, नहीं नहीं सर, वो पूरा शेड्यूल, अभी टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स लगे हुए हैं ना। क्या लगे हुए, काफी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं सर इस बार, बड़े बड़े। क्या चाहती हो, कहो तो अभी द एंड कर दे, नीचे अरे लिख नहीं दे। सर, सर इस पूछ शीट रहे मेरे हैं पास सर। नहीं है सर, हैं? इस शीट मेरे पास नहीं है सर, क्वेश्चन का शीट। शेयर किया, अभी दोबारा कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत। देखो बेटा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, ओके एक में सर। जितना पढ़ाना है वो एक में, ठीक है सर। और प्लस 1 में न्यूमेरिकल। ठीक, कल मेरी हाँ क्लास सर, लगी 2 है ना, ठीक है। कल मेरी क्लास लगी है ना, हाँ सर लगी है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जी हो लगी सकता है है आपकी।
हो सकता है वो वाली क्लास मैं ना लूं, ठीक है। अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो ले लूंगा, और नहीं होगा तो फिर एमएस सर लेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अगर कल मैंने लिया क्लास तो कल आपका बेटा थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा, परसों उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, ठीक ठीक बेटा। जी सर ठीक है। यस सर। ठीक थैंक बेटा, यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। पढ़ाई करिए फिजिक्स की, थैंक यू थैंक सर। यू सर। उसी से बेड़ा थैंक पार यू होगा। सर। ठीक है बेटा।